नमस्कार बच्चों, मैं मृत्युंजय सिंह टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय मशरक में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सोशल साइंस ऑनलाइन क्लास में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिस्ट्री के लेसन नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड पर डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको जानने को मिलेंगी और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, हमें इस लेसन में कौन कौन सी बातों को जानना है, किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। तो पहला है टू नो हाउ कंपनी बिकेम द दीवान। सेकेंड, हाउ रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फॉर कंपनी। थर्ड, what was the need to improve agriculture. Fourth, to know about Monroe system. Fifth, importance of indigo for British. And sixth, problem with indigo cultivation. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम जानेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें ब्रिटिश रूल के बारे में जानने के लिए और ब्रिटिश रूल की कौन सी पॉलिसीज़ थीं उनको समझने के लिए। तो चलिए हम इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है द कंपनी बिकम्स द दीवान। लेकिन इसके पहले हमने सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था जिसका टाइटल था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से कई सारी यूरोपियन कंपनीज़ भारत में आईं और उन्होंने भारत में व्यापार किया और उन सभी जो यूरोपियन कंपनीज़ थीं उनमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और उसने जितनी भी यूरोपियन कंपनियां थीं जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज थी उनको बाहर कर दिया कंपटीशन से। और इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भारत में लंबे समय तक व्यापार किया और इसके बाद व्यापार करने के साथ साथ ही फिर यहाँ पे अपने रूल को इस्टेब्लिश किया। हमने सेकंड चैप्टर में वॉर ऑफ प्लासी पढ़ा था, किस प्रकार से वॉर ऑफ प्लासी जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जो कंपनी को लीड कर रहा था, और उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव विजयी होता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वॉर ऑफ प्लासी था वो एक पहला युद्ध था जिसने कंपनी के बहुत सारे रास्तों को खोल दिया, क्योंकि कंपनी बंगाल में व्यापार करना चाहती थी। कंपनी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के वो बंगाल में अपने व्यापार को जारी रखना चाहती थी। लेकिन जो बंगाल के नवाब थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की, जिससे कंपनी खुश नहीं थी और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलैक्सेशन चाहती थी, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन बंगाल के नवाबों ने इन सब चीज़ों को डिनाई किया, जिसके कारण से लास्टली वॉर ऑफ प्लासी हुआ। वॉर ऑफ प्लासी के बाद अब कंपनी चाहती थी कि बंगाल में एक ऐसा नवाब हो जो कंपनी के इशारों पे चले। कंपनी वांटेड अ पपेट रूलर इन बंगाल। तो उन्होंने मीर जाफ़र, जिसने वॉर ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव का कंपनी का साथ दिया था, मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था, कमांडर था, तो उसने सिराजुद्दौला का साथ न देकर बल्कि रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। तो वॉर ऑफ प्लासी के बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफ़र एक ऐसा रूलर था जो कंपनी के इशारों पे चल सकता था। लेकिन कंपनी को कुछ सालों बाद लगा कि मीर जाफ़र एक कैपेबल रूलर नहीं है, योग्य शासक नहीं है, और वो कंपनी के द्वारा जो भी उस आदेश दिए जाते हैं, जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, उन आदेशों को, उन पॉलिसीज़ को जो भी कंपनी इंट्रोड्यूस करती थी
उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने 1760 में 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर मीर जाफ़र के दामाद सन इन लॉ मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम योग्य शासक था, वह वर्दी रूलर था और धीरे धीरे उसने अपनी चीज़ों को बंगाल में लागू करना शुरू किया, अपनी पॉलिसीज़ को, अपने जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते थे, प्रशासनिक जो भी निर्णय होते थे, उनको उसने लागू करना शुरू किया और कंपनी के आदेशों को रिफ्यूज़ करना शुरू किया। कंपनी के आदेशों को नहीं मानता था, तो जिसके कारण से मीर कासिम और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो लास्टली ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर ऑफ बक्सर के रूप में देखने को मिलता है। वॉर ऑफ बक्सर में हमने पढ़ा था कि मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस समय जो मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय था इन दोनों की सहायता ली थी। तो इस प्रकार से मीर कासिम की सेना, शुजाउद्दौला की सेना और शाह आलम सेकंड की सेना, कि मुग़ल एम्परर था, इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर कंपनी के साथ युद्ध किया था। लेकिन फिर भी कंपनी ने इस युद्ध में इन तीनों की सेनाओं को हराया और जिसके बाद शाह आलम सेकंड और कंपनी के बीच में एक समझौता होता है, एक ट्रिटी होता है जिसको ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि 1765 में हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑन अगस्त 1765 मुग़ल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। तो इस इलाहाबाद की ट्रिटी में क्या हुआ था कि शाह आलम द्वितीय ने न केवल कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इन तीनों ही टेरिटरीज़ में, तीनों ही प्रदेशों में व्यापार करने की छूट देती थी, बल्कि इन तीनों ही टेरिटरीज़ में दीवानी का भी अधिकार दे दिया था। तो आपको मैंने सेकंड लेसन में बताया था कि दीवानी क्या होता है। दीवानी टैक्स लेने का अधिकार, राइट टू कलेक्ट टैक्स, पावर टू कलेक्ट टैक्स। तो अब कंपनी को टैक्स लेने का अधिकार मिल चुका था। अब सोचिए, पहले कंपनी केवल व्यापार करती थी, उसका उद्देश्य केवल व्यापार करना था। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती थी कि उसको प्रॉफिट मिले, यहाँ पे सामानों को बहुत ही सस्ते दामों पे खरीद कर वो यूरोप में बहुत ही ऊंचे दामों पे बेचते थे। लेकिन अब कंपनी को वॉर ऑफ बक्सर के बाद बंगाल की दीवानी मिल गई, बिहार की दीवानी मिल गई और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो इसमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था। तो अब बंगाल की दीवानी मिलने के बाद अब अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स लेने का अधिकार मिल गया, दीवानी जिसको हम कहते हैं। तो अब टैक्स लेने से क्या हो गया कि अब कंपनी के पास पैसे की समस्या नहीं रही, रेवेन्यू की समस्या नहीं रही। पहले वो सामान को, जो भी गुड्स यहाँ पे वो परचेस करते थे, उसके लिए वो जो भी पैसा होता था, जो भी मनी होता था, वो गोल्ड के फॉर्म में, सिल्वर के फॉर्म में, प्लैटिनम के फॉर्म में, जो प्रेशियस थिंग्स थी उनको वहाँ से मंगाते थे। वो चीज़ें ब्रिटेन से आती थी भारत में और उन्हीं से वो यहाँ पे सामानों को खरीदते थे। लेकिन अब ये समस्या नहीं रही, अब पैसे की समस्या नहीं रही। अब वो भारत में ही टैक्स कलेक्ट करके उन्हीं टैक्स से भारत के ही सामानों को खरीद कर वो वापस ब्रिटेन भेजते थे, जहाँ पे उनको ऊंचे दामों पे बेचा जाता था। सोचिए, अब अंग्रेज़ों को डबल प्रॉफिट था, यहीं पे सामान, यहीं के पैसे से यहीं के सामानों को खरीदना, उसके बाद उसको वापस ब्रिटेन में ऊंचे दामों पे बेचना। तो डबल प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अब कंपनी के पास रेवेन्यू की समस्या नहीं रही। तो अब कंपनी को क्या सोचना था? कंपनी को सोचना था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए, किस प्रकार से ज़्यादा टैक्स आए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ओवर द ईयर्स कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशंस, बीइंग एन अलाइन पावर it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. As Diwan, the company became the chief financial administrator of territory under its control.
तो अब कंपनी को क्या करना था कि कंपनी को सोचना था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाए। तो कंपनी को लगा कि जो पहले रूलर्स थे उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट मत करिए। पूरी तरीके से कंपनी एक तरीके रूलर नहीं बनना चाहती थी। कंपनी का अभी भी उद्देश्य था, कंपनी का जो गोल था कि व्यापार करना, ट्रेड करना। कंपनी अभी भारत में किसी भी तरह का रूल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दीवानी का अधिकार मिलने का मतलब है रूल। आपको रूल करने का अधिकार मिल गया है क्योंकि आप टैक्स ले सकते हैं। तो कंपनी अभी भी डायरेक्टली रूल करने से बच रही थी, यहाँ पे शासन नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने जो लोकल रूलर्स थे उन्हीं की सहायता से रूल करना शुरू किया और उन्हीं को अपॉइंट किया कि वो टैक्स को कलेक्ट करें और कंपनी को दें। ठीक, इस प्रकार से अब कंपनी के पास पैसे की समस्या नहीं रही। उन्होंने लोकल रूलर्स को ही अपॉइंट किया कि जो छोटे छोटे रूलर्स थे तो वो कंपनी की तरफ से टैक्सेस लें और कंपनी को प्रोवाइड करें। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवाना बंगाल। इस पिक्चर में देखिए समझौता हो रहा है जिसको हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी बंगाल बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर इन 1765। रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब यहाँ देखिए द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज ट्रेडर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कंपनी दीवान तो बन चुकी थी लेकिन अभी भी अपने आप को एक व्यापारी के रूप में ही देख रही थी कि इसका उद्देश्य यहाँ पे व्यापार करना ही है। इट वांटेड लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट फॉर कलेक्शन। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहती थी, लेकिन इसके लिए अभी वो नहीं चाहती थी कि कोई वो सिस्टम इस्टेब्लिश करे कि जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। वो चाहते थे कि लोकल रूलर्स की सहायता से वो टैक्सेस को कलेक्ट करें, वो रेवेन्यू को कलेक्ट करें और कंपनी को दें। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। अब यहाँ पे देखिए विद इन 5 years वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाई कंपनी इन बंगाल डबल्ड। Before 1865, company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विद इन 5 years अब कंपनी का जो यहाँ पे सामान खरीदती थी वो ज़्यादा डबल हो गया। पहले जो सामान वो खरीदते थे उसका दुगना वो सामान यहाँ पे खरीदने लगे। और मैंने आपको बताया था 1865 के पहले मतलब इलाहाबाद की जो संधि थी, बैटल ऑफ बक्सर के पहले, कंपनी सामानों को खरीदने के लिए क्या करती थी, ब्रिटेन से गोल्ड मंगाती थी, सिल्वर मंगाती थी और उन्हीं गोल्ड और सिल्वर से, सोना और चांदी से यहाँ पे सामानों को खरीदते थे वो और वापस वो ब्रिटेन में बेचते थे। तो लेकिन अब क्या हुआ, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद क्या हुआ कि अब बंगाल में जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे उन्हीं से अब यहाँ पे सामानों को खरीदा जाने लगा और सामानों को खरीद के ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. तो अब क्या हुआ, तो सबसे पहली बात बंगाल में जब टैक्सेस को कलेक्ट किया जाने लगा तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, बहुत हैवी टैक्सेस थे जो किसानों से, जो लोकल ट्रेडर्स थे, जो वहाँ के स्थानीय व्यापारी थे, जो भारत के व्यापारी थे और जो किसान थे, जो ज़मींदार थे, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा, टैक्स लिया जाने लगा। और जिसके कारण से अब बंगाल की में जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो गई, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। द कंडीशन वॉज वेरी पैथेटिक ड्यू टू द लिविंग द हैवी टैक्स। Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to company at low prices. जो आर्टिशंस थे, जो कलाकार थे, जो डिफरेंट थिंग्स को बनाते थे, तो उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो कंपनी को सामानों को बहुत ही कम दामों पे बेचें। जैसे जो कॉटन से बने सामान होते थे, ठीक है, जो लोहे से बने सामान होते थे, तो उन सब चीज़ों को आप फोर्स किया जाने लगा कि वो कंपनी को बहुत ही कम दामों पे बेचें, जिसके कारण से जो आर्टिशंस थे
जिसमें ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, जो भी जो आपके जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, जो कपड़ों को बुनने वाले लोग थे, तो ये परेशान हो गए। तो वो गांव को छोड़कर जाने लगे, उन्होंने अपने कामों को छोड़ दिया क्योंकि उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो अपने सामानों को बहुत ही कम दामों पे बेचें। Peasants were unable to pay the dues that were being demanded for them। जो peasants थे, जो किसान थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा क्योंकि कंपनी चाहती थी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, तो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। कंपनी वांटेड ह्यूज टैक्स, ह्यूज रेवेन्यू इन ऑर्डर टू परचेज द गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट। तो अब क्या था कि जब पीजेंट्स थे, जो छोटे किसान थे, जो खुद किराए की ज़मीन को लेकर यहाँ पे खेती किया करते थे, एक तो ज़मींदारों को टैक्स दिया करते थे और दूसरा कंपनी उनसे टैक्स, और कंपनी भी टैक्स मांगती थी, तो जिसके कारण से अब किसान भी परेशान हो गए। तो अब समस्या और भी बड़ी हो गई। Artisan's production was in decline and agriculture cultivation showed sign of collapse। तो अब क्या हुआ, जब इस तरह की कंडीशन हो गई कि किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा और जो आर्टिशंस थे, जो कलाकार थे, जो डिफरेंट थिंग्स को बनाते थे, तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोर्स किया जाने लगा कि वो अपने सामानों को कम दामों पे बेचें। तो इसके कारण से सभी परेशान हो गए। ऑल वर इन ट्रबल, दे लेफ्ट देयर जॉब्स, उन्होंने अपने कामों को छोड़ दिया। एंड ड्यू टू विच कंडीशन बिकेम वेरी फियर्स एंड नाउ द कंपनी हैड नो सोर्स ऑफ इनकम। जिसके कारण से अब कंपनी के पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं था। जब भाई कोई काम करेगा ही नहीं तो टैक्स आप किससे लेंगे? क्योंकि किसानों ने, जो छोटे किसान थे उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, जो आर्टिशंस थे उन्होंने गांव छोड़ दिया क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि सामानों को कम दामों पे बेचें। किसान थे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, उनकी पैदावार हो ना हो, खेत इससे कोई मतलब नहीं था, जब बस ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चाहिए। तो इस प्रकार से बंगाल में स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई और अब कंपनी को समझ में आ गया कि अब ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा कि हम उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेंगे। कंपनी को टैक्स का अधिकार तो मिल गया था और कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिल जाए, लेकिन अब कंपनी को महसूस हो गया, नाउ कंपनी फेल्ट दैट दे कुड नॉट लेवी द टैक्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो अब उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जिसके कारण से लोग भी खुश रहते और कंपनी को रेगुलर टैक्स भी मिलता, क्योंकि कंपनी का उद्देश्य था कि उसको रेगुलर रेवेन्यू मिलता रहे, रेगुलर टैक्स मिलता रहे, जिसके कारण से वो रेगुलर यहाँ पे सामानों को खरीदते रहें। तो कंपनी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की, खासकर एग्रीकल्चर के सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय बहुत ही बड़ा रेवेन्यू का सोर्स था, टैक्स का सोर्स था। एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा, खेती से सबसे ज़्यादा टैक्स आता था, क्योंकि आज हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर ही करते थे। तो अब एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो उन्होंने कई सारे पॉलिसीज़ लाई, बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम लाए, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना। तो देखिए जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, कौन कौन से उनके सिस्टम थे जिसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि एक रेगुलर टैक्स वो कंपनी को मिलता रहे। जो पहला उनका देखिए पहला है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा महालवाड़ी सिस्टम। तो इस प्रकार से 3 टैक्सेशन सिस्टम को ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, सो दैट दे कुड गेट रेगुलर टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स, फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब देखिए डिफरेंट लैंड रेवेन्यूज पॉलिसीज इन ऑफ ब्रिटिश। डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी? तो लैंड रेवेन्यू मतलब जो ज़मीनों से उनको पैसा मिलता था, जो खेती से उनको पैसा मिलता था। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट को उन्होंने कहाँ कहाँ लागू किया, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। तो परमानेंट सेटलमेंट देखा जाए तो लगभग ईस्ट में उन्होंने लागू किया, और दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो साउथ इंडिया में लागू किया गया था, जो कि स्पेशली इन मद्रास, जो आज आपका तमिलनाडु के रूप में है। और तीसरा महालवाड़ी सिस्टम, नॉर्थ वेस्ट रीजन,
यहाँ पे आप देखिए, आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से 3 टैक्सेशन सिस्टम, 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को अंग्रेज़ों ने लागू किया ताकि उनको खेती से, एग्रीकल्चर से रेगुलर टैक्स और अच्छा टैक्स, मतलब कि जिससे उनके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स है, वो आसानी से पूरे हो सकें। तो 3 आपने देखा कि पहला कौन सा है, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रैयतवाड़ी, तीसरा माहलवाड़ी सेटलमेंट। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है जो परमानेंट सेटलमेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट, तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे देखिए, आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। तो काफ़ी लंबे समय तक डिबेट चला कि किस प्रकार का लैंड रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार से ज़्यादा टैक्स कंपनी को मिले और टैक्स भी मिले, और जो टैक्स देने वाले हैं, ठीक है, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो भी खुश रहें, दोनों को दिक्कत ना हो। और तो इस प्रकार से, और किस प्रकार से एग्रीकल्चर सिस्टम को हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है ज़्यादा टैक्स होने के कारण से किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था। तो अब कंपनी के पास समस्या थी कि किस प्रकार से किसानों को प्रोत्साहित करें, इंकरेज करें कि वो एग्रीकल्चर को करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और साथ ही साथ वो टैक्स भी दें और वो भी खुश रहें। तो बहुत सारी बातों को ध्यान में यहाँ पे रखना था। तो अब यहाँ पे देखिए, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि इसमें सबसे पहले क्या प्रोविज़न लाया गया कि जो लोकल राजा थे, तो जो तालुकदार्स थे, जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी, जो लोकल राजा थे, रूलर्स थे, उनको ज़मींदार की संज्ञा दी गई, ज़मींदार का टाइटल दे दिया गया। ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास ज़मीनें होती हैं। तो जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, लोकल रूलर्स हुआ करते थे, तालुकदार जिनके पास काफ़ी ज़मीन हुआ करती है, उनको ज़मींदार की संज्ञा दे दी गई कि आप ज़मींदार हैं, आपके पास ज़मीन है, आप ज़मींदार हैं। और उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि वो छोटे किसानों से टैक्स को कलेक्ट करें और कलेक्ट करके कंपनी को दें। ठीक, देवर आस्क्ड, देखिए पहले, बाय द टर्म ऑफ सेटलमेंट, पहला राजास एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज जमींदार्स। तो राजाज और तालुकदार्स को क्या कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, उनको क्या पहचान दी गई, जमींदार के रूप में। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू कंपनी। और उनको कहा गया कि वो छोटे किसानों से टैक्स को कलेक्ट करें और कंपनी को दें। ठीक, तो इस प्रकार से। और पीजेंट्स कौन थे, पीजेंट्स जो किराए पे ज़मीन लेकर, जो छोटे किसान होते हैं, जो ज़मींदारों से किराए पे ज़मीन लेकर खेती किया करते हैं, तो उनसे टैक्स लेना था। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स परमानेंटली, दैट इज़ इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन इन फ्यूचर। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो टैक्स ज़मींदार लेते किसानों से, छोटे किसानों से, उस टैक्स को फिक्स कर दिया गया। वो टैक्स चेंज होने वाला नहीं था कि टैक्स फ्यूचर में चेंज हो जाएगा। अब प्रोडक्शन चाहे कम हो, पैदावार चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, तो इस प्रकार से टैक्स फिक्स था। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए, टैक्स को कहा गया कि 100 kg पैदावार होगी, 100 किलो पैदावार होगी, तो आपको 10 kg क्या करना है, टैक्स के रूप में देना है। ठीक है, पर 100 kg पे आपको 10 kg क्या करना है, टैक्स पे देना है। मान लीजिए पैदावार आपका 200 kg हुआ, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 20 kg। लेकिन यदि पैदावार, ठीक है, तो पैदावार आपकी आपको क्या करना है, 10 kg ही देना है, आपको इसके ज़्यादा नहीं देना है, कि पर 100 पे आपको 10 kg ही देना, फिक्स कर दिया गया। इट वाज नॉट 200 कि आपका 200 kg हो गया तो आपको 40 kg दे देना है, नहीं, आपको पर 100 पे, मान लीजिए 100 kg होता है, तो आपको 10 kg टैक्स के रूप में देना है। ये फिक्स हो गया, और फ्यूचर में इसको चेंज नहीं होना था। तो इससे फ़ायदा क्या था कि अब किसानों को पता था कि इतना ही हमको टैक्स देना है, वो परमानेंट है, टैक्स का ना बढ़ना है ना घटना है। हाँ, ये भी चीज़ें थी कि आपका यदि टैक्स कम, आपका पैदावार कम होता है, तब भी आपको 100 kg ही देना है, सॉरी 10 kg ही देना है। तो यदि आपका 90 होता है, आपका 80 kg पैदावार होती है, तो आप
तब भी 10 kg ही देंगे। तो टैक्स ना बढ़ेगा ना घटेगा, टैक्स फिक्स हो गया। तो अब इसमें क्या था कि अब टैक्स फिक्स होने से फ़ायदा क्या था कि अब किसान जो थे, छोटे किसान थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने की सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा तो हमको, लेकिन टैक्स फिक्स है तो टैक्स भी हमको उतना ही टैक्स देना है, तो टैक्स बढ़ेगा भी नहीं। तो इससे अंग्रेज़ों को लगा कि इससे किसान जो हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो इंकरेज होंगे और इंकरेज होने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे। तो अंग्रेज़ों का भी सोचना ठीक था। It was felt that this would ensure the regular flow of revenue into the company of coffers, at the same time encourage the जमींदार्स to invest, improve the land। तो कंपनी को लगा कि ज़मींदार भी जिनके पास ज़मीनें हैं, जो पेजेंट्स को, जो छोटे किसानों को ज़मीन देते थे, उनको भी लगा कि ज़मींदार इन ज़मीनों पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। Since the revenue demand of state would not be increased, जमींदार would benefit and increase production from the land। क्योंकि रेवेन्यू जो था वो इंक्रीज़ नहीं होना था, इससे क्या था कि ज़मींदार ही फ़ायदे में रहते, किसान ही फ़ायदे में रहते। तो इस प्रकार हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखा कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था। पहला कि जो लोकल राजास थे, जो तालुकदार्स थे, उनको ज़मींदार की संज्ञा दी गई, ठीक है। दूसरा, उनको अधिकार दिया गया कि वो छोटे किसानों से टैक्स को ले सकते हैं और वो टैक्स को लेकर किसको देंगे, कंपनी को देंगे। और इस टैक्सेस में 90% हिस्सा किसका रहता था, कंपनी का रहता था, और 10% हिस्सा किसका रहता था, ज़मींदार का रहता था। मान लीजिए 10 kg प्रोडक्शन का 10 kg प्रोडक्शन टैक्स के रूप में हुआ तो 9 kg कौन रखेगा, कंपनी को दिया जाएगा, और 1 kg ज़मींदार अपने पास रखेगा। तो इस प्रकार से टैक्स फिक्स था और ज़मींदार को एक राइट दिया गया, अधिकार दिया गया कि वो किसानों से टैक्स ले सकते हैं और भविष्य में टैक्स का चेंज नहीं होना था, टैक्स फिक्स कर दिया गया। टैक्स में कोई चेंज नहीं था कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, खेत पैदावार ज़्यादा हुई तो टैक्स बढ़ जाएगा और पैदावार कम हुई तो टैक्स घट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। टैक्स फिक्स था, चाहे पैदावार ज़्यादा हो या प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन कम हो, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं था, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ, ठीक। प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया तब भी टैक्स फिक्स है, प्रोडक्शन डिक्रीज़ किया तब भी टैक्स फिक्स है, तो नो चेंज। तो कंपनी थॉट दैट इट वुड encourage जमींदार्स टू इन्वेस्ट ऑन लैंड and to improve the agriculture production, and in this way company wanted to ensure the regular flow of revenue from agriculture। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी परमानेंट सेटलमेंट के साथ। ये प्रॉब्लम्स क्या थी, इस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी आ तो गई, लेकिन इस पॉलिसी आने के बाद जब पॉलिसी को लागू किया गया, इसको लागू किया गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आई जिसको अंग्रेज़ों ने फेल्ट किया। तो The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that जमींदार were in fact not investing the improvement of land। तो कंपनी को लगा था कि इससे जो ज़मींदार हैं वो इंकरेज होंगे, उत्साहित होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें अपने लैंड पे और एग्रीकल्चर अच्छा हो। लेकिन कंपनी ने पाया कुछ समय बाद कि ज़मींदार कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो बैठे हैं, वो अपनी ज़मीन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बस केवल पैसा चाहते हैं कि उनको भी टैक्स मिलता रहे, पैसा मिलता रहे और कोई इन्वेस्ट ना करें। तो इससे कंपनी ने पाया कि प्रोडक्शन तो बढ़ ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन इससे तो जो छोटे किसान हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट है तो परमानेंट तो है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, किसान फ़ायदे में है ही नहीं है, क्योंकि ज़मींदार जो है वो ज़मीन पे कुछ खर्चा कर ही नहीं रहा है। रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स वाज सो हाई दैट जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। और इसके अलावा जो परमानेंट सेटलमेंट में जो टैक्स फिक्स किया गया था वो बहुत ज़्यादा था, टैक्स तो फिक्स था बट इट वाज टू हाई, तो जिसके कारण से समटाइम्स ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। तो ज़मींदार कभी कभी पाता था कि वो इतना ज़्यादा टैक्स नहीं दे सकता है, इतना ज़्यादा टैक्स किसानों से लेकर वो जब कंपनी को पे नहीं कर सकता है। और ये स्थिति गड़बड़ तब हो जाती थी जब एग्रीकल्चर फेल हो जाता था, प्रोडक्शन फेल हो जाता था, क्रॉप फेल हो जाता था। मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, बरसात नहीं हुई, ड्राउट की कंडीशन आ गई, तो ऐसे में क्या होता था कि प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता था, फसल ख़राब हो जाती थी। तो फसल ख़राब होने के बाद
क्या होता था कि टैक्स तो फिक्स था, टैक्स में कोई चेंजेस नहीं था कि प्रोडक्शन ख़राब हुआ, पैदावार नहीं हुई थी टैक्स कम हो जाएगा, नहीं, टैक्स वॉज फिक्स्ड। तो इन दिस सिचुएशन जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द टैक्स। तो इसमें क्या था कि जो ज़मींदार टैक्स नहीं पे कर पाता था तो उसकी ज़मींदारी उससे छीन ली जाती थी। तो एनी वन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस ज़मींदारी मीन्स, यदि कोई ज़मींदार है उसने टैक्स नहीं पे किया कंपनी को टाइमली, और उसने ज़मींदार शोड हिज इनएबिलिटी टू पे द टैक्स, तो कंपनी उससे ज़मींदारी छीन लेती थी। तो ये भी समस्या थी। By the first decade of 19th century, situation changed. The prices of market rose and cultivation slowly expanded. लेकिन धीरे धीरे स्थिति चेंज हुई। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले दशक में सिचुएशन चेंज हुई और जो अनाज के दाम थे मार्केट में थोड़ा से बढ़े, जिससे किसानों को लगा कि वो यदि प्रोडक्शन करते हैं तो वो अपने अनाजों को बेचेंगे, सेल करेंगे मार्केट में, तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा, जिसके कारण से धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, धीरे धीरे एग्रीकल्चर क्या हुआ, बढ़ा। क्योंकि पहली बात है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ही कम थे, अनाजों के दाम बहुत कम हुआ करते थे, जो आज भी हैं। तो इससे क्या होता था, ये जो किसान था, जो पेजेंट्स थे, वो इंकरेज नहीं होते थे, उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता था, जिसके कारण से वो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, बस अपने खाने भर का वो पैदावार किया करते थे। लेकिन जब मार्केट में प्राइसेस बढ़े अनाजों के, तो क्या हुआ कि अब किसानों को लगने लगा कि उनको ज़्यादा पैसा मिल सकता है इसका, तो वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर को उन्होंने बढ़ाया करना शुरू किया अच्छे ढंग से, जिसके कारण से एग्रीकल्चर एक्सपांड हुआ। दिस मींट एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ जमींदार बट नो गेन फॉर कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। तो इससे क्या था, ज़मींदारों को तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि मार्केट में जब प्राइसेस बढ़े तो किसानों को लगा कि वो अपने अनाजों को बेच सकते हैं। ठीक है, नाउ द पीजेंट्स फेल्ट दैट दे कुड सेल देयर प्रोडक्शन इन मार्केट एंड गेट गुड प्राइसेस। तो उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, तो इससे ज़मींदारों को तो फ़ायदा हो रहा था, ठीक, लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, टैक्स को फिक्स कर रखा था, और टैक्स को न बढ़ाया जा सकता था ना घटाया जा सकता था। और कंपनी को फील होने लगा कि ये टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसान ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने से लेकिन टैक्स फिक्स है, लेकिन हमको टैक्स उतना ही मिल रहा है, किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़मींदारों को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ज़मींदार डबल टैक्स, उनको डबल फ़ायदा होता था ज़मींदारों को। एक तो कंपनी की तरफ से उनसे कुछ ना कुछ मिलता था, क्योंकि जो फिक्स्ड टैक्स था उसका 10% किसका होता था, ज़मींदार का। और इसके अलावा ज़मींदार उस ज़मीन को जिस पे छोटे किसान काम करते थे वो किराए पे देते थे, क्योंकि मालिक कौन होता था, ज़मींदार ही होते थे, तो किराया भी ज़्यादा से ज़्यादा लेते थे। तो जिसके कारण से क्या था कि ज़मींदार को तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, लेकिन कंपनी को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो कंपनी ने सोचना शुरू किया कि ये टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जाना। परमानेंट सेटलमेंट एक टैक्सेशन सिस्टम था, एक टैक्स लेने का एक सिस्टम था, पॉलिसी थी, जिसको अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस किया। इसमें टैक्सेस, जो लोकल राजास थे, तालुकदार से, उनको ज़मींदार कहा गया, उन ज़मींदारों को अधिकार दिया गया कि वो टैक्स किसानों से ले सकते हैं, और टैक्स को फिक्स कर दिया गया। टैक्स का भविष्य में, फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होना था, चाहे वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो। और इस टैक्सेशन में जो भी टैक्स ज़मींदार वसूलते थे, लेते थे किसानों से, उसका 90% को कंपनी को देते थे और 10% वो खुद रखते थे। इसके अलावा वो किसानों से कि जो किराया होता था ज़मीन का, क्योंकि वो ज़मीन को किराए पे देते थे, तो उस किराए को भी लिया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पाया कि कंपनी ने महसूस किया कि जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस सिस्टम में, उन्होंने पाया कि ज़मींदार बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ज़मीन एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, के कारण से जो छोटे किसान हैं वो बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, और कभी कभी जब प्रोडक्शन ख़राब हो जाता था तो ज़मींदार पाते थे कि वो टैक्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी ज़मींदारी उनसे छीन ली जाती थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियाँ बदली, कंडीशंस चेंज हुए, और एग्रीकल्चर बढ़ा,
क्योंकि अब किसानों को मार्केट में अच्छा पैसा मिलने लगा अनाजों का, तो वो अच्छे तरीके से खेती करने लगे। इससे ज़मींदारों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने टैक्स को फिक्स कर रखा था। तो अब कंपनी ने सोचना शुरू किया कि ये टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो दूसरे प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम उन्होंने लाया, जिसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।